हाय, हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय क्लास वंस अगेन। और हम लोग डिस्कस कर रहे थे अपने टॉपिक को सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें हमने बहुत से छोटे छोटे टॉपिक्स को स्टडी कर लिया है और अब हम शिफ्ट करने वाले हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम पर। ठीक है, तो जब सबसे पहले बेटा अगर ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को डिस्कस करने चलेंगे तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे हार्ट को, जो कि क्या है, एक पंपिंग ऑर्गन है। ठीक है, जो पंप करता है इसको, ब्लड को हमारी पूरी बॉडी में। और जो हमने कल पढ़ा 4 चैम्बर्स हार्ट के केस में डबल सर्कुलेशन, उसमें मिडल ऑर्गन कौन है? हार्ट है। ठीक है, जो लंग्स के साथ भी सर्कुलेशन बनाए हुए है और बॉडी सिस्टम के साथ भी सर्कुलेशन बनाए हुए हैं। ठीक है, एक मस्कुलर ऑर्गन है, मसल्स से बना, जो कि पंपिंग ऑर्गन भी बोलते हैं क्योंकि पूरी बॉडी में और लंग्स में ब्लड को पंप करने का काम करेगा। तो सेंट्रल सर्कुलेटरी ऑर्गन कौन सा हो गया? हार्ट। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं हार्ट के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले अगर पोजीशनिंग की बात की जाए तो हार्ट कहाँ पर प्रेजेंट होता है? लंग्स के बीच में। और जब रेस्पिरेशन पढ़ रहे थे तो हमने क्या पढ़ा कि लंग्स के नीचे कौन सी मसल है? डायफ्राम है। और डायफ्राम के जस्ट ऊपर कौन सा ऑर्गन है? हार्ट प्रेजेंट है। और किधर? लंग के अंदर एक कैविटी थी, उसके पास में ही उसकी वॉल में एक कैविटी थी जिसको हमने बोला कार्डियक नॉच, बॉडी की लेफ्ट साइड की तरफ थोड़ा सा झुका हुआ। ठीक है, कैविटी का नाम कार्डियक नॉच, और उसी कैविटी को हमने बोला मीडियास्टिनम। तो उसी कैविटी में प्रेजेंट होता है कौन? हार्ट। और ये जो रीजन है हार्ट का, ये जो रीजन है, इसको अभी हम लेबल करेंगे, इसको बोलते हैं अपेक्स। और यही अपेक्स वहाँ पर कार्डियक नॉच में इस तरीके से एम्बेडेड होता है। समझ पा रहे हो? तो यहाँ पर सबसे पहले ह्यूमन हार्ट की पोजीशनिंग की बात करें तो ये कहाँ है? प्रेजेंट इन कार्डियक नॉच। ठीक है, कार्डियक नॉच। कार्डियक नॉच का ही दूसरा नाम हमने पहले पढ़ा मीडियास्टिनम। ठीक है, और ये कहाँ है? नियर, नियर या फिर एबव, बिल्कुल डायफ्राम के ऊपर, एबव द डायफ्राम, एबव द डायफ्राम। ठीक है, ये तो बात हो गई हार्ट की पोजीशनिंग की। ठीक है, अब हम एक एक करके हार्ट के सभी पार्ट्स को स्टडी करेंगे, इसके चैम्बर्स को, इसके वॉल्व्स को, और यहाँ पर प्रेजेंट मसल्स को, टेंडन्स को, एक एक करके बहुत ही डिटेल में इनको स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो जब हमने बात की बेटा तो हमने क्या कहा कि जो मैमेलियन हार्ट है और बर्ड्स के पास जो हार्ट है वो कैसा होता है? 4 चैम्बर। ठीक है, और ह्यूमन किस में आता है? मैमल्स में। तो यहाँ पर भी हार्ट कैसा होगा? 4 चैम्बर होगा। तो इधर ध्यान दो थोड़ा। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देंगे। अब देखो, एक चैम्बर हो गया ये। ठीक है, एक चैम्बर ये है, एक चैम्बर ये है। कितने चैम्बर हुए? 2। तीसरा चैम्बर हम ये देख पा रहे हैं, और चौथा चैम्बर ये है। ठीक है, पहला ये हो गया, दूसरा, तीसरा और चौथा। एक चैम्बर, 2, 3 और 4 हो गया ना 4 चैम्बर हार्ट। ठीक है, तो ये जो चैम्बर है, ये जब हम फिजियोलॉजी पढ़ते हैं, ह्यूमन फिजियोलॉजी, तो जब हम पहले अपने चैप्टर डिस्कस कर रहे थे रेस्पिरेटरी सिस्टम वाला, तब भी मैंने आपको बताया कि हमेशा फिजियोलॉजी सामने वाले की बॉडी पर स्टडी करते हैं, यानी कि जो आपका अपना राइट साइड होगा वो सामने वाले का लेफ़्ट, और जो हमारा लेफ़्ट साइड है वो सामने वाले का राइट साइड होगा। क्लियर है? तो जो हमारा लेफ़्ट है उसको बोलेंगे राइट साइड ऑफ द हार्ट, और पहला चैम्बर एट्रियम और दूसरा वेंट्रिकल। इधर भी लेफ्ट एट्रियम और वेंट्रिकल। समझ पा रहे हो? तो ये हुआ चैम्बर्स के बारे में। अब बात करेंगे कि किन किन चैम्बर्स का पर्टिकुलर क्या नाम है और उनका क्या फंक्शन है। तो देखो बेटा, ये जो पहला चैम्बर हमने देखा, इसका क्या नाम था? राइट एट्रियम। राइट एट्रियम है, और राइट एट्रियम रिसीव करता है डीऑक्सीजनेटेड
ब्लड को, ठीक है। राइट एट्रियम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है, कहाँ से? पूरी बॉडी से, ठीक है। यहाँ पर ये वेना केवा और कोरोनरी साइनस की हेल्प से पूरी बॉडी से ब्लड को इकट्ठा करता है। तो यहाँ पे देखो बेटा, जो ब्लू वाला पोर्शन दिख रहा है हमें, ये हमें क्या बता रहा है कि यहाँ इन पार्ट्स में कैसा ब्लड होगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। तो ये जो ऊपर की तरफ ये दिख रही है वेन, इसका नाम क्या हो जाएगा? वेना केवा। क्या नाम हो जाएगा? वेना केवा। और ऊपर की साइड है, इसीलिए नाम क्या बोलेंगे? सुपीरियर वेना केवा, ठीक है। सुपीरियर वेना केवा। अब बेटा, हमारी बॉडी में जो डायफ्राम है, उसके ऊपर के जो बॉडी ऑर्गन्स हैं, वहाँ से जो ब्लड को कलेक्ट करके एट्रियम तक पहुँचा रही है, वो क्या है? सुपीरियर वेना केवा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सुपीरियर वेना केवा कहाँ कहाँ से ब्लड को कलेक्ट करके लाती है? तो डायफ्राम से, ऊपर के जो बॉडी ऑर्गन्स है वहाँ से, ठीक है। तो इसके बारे में हमने लिखा कलेक्ट ब्लड फ्रॉम बॉडी ऑर्गन्स, और कहाँ से? एबव डायफ्राम, एबव डायफ्राम। समझ पा रहे हो इतना? ठीक है। और जब नीचे वाली वेना केवा की बात करेंगे, तो ये थी सुपीरियर, तो इसको कह देंगे इंफीरियर वेना केवा, ठीक है। इंफीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, ठीक है। अब इंफीरियर वेना केवा की जब हमने बात की, तो हम क्या बताएंगे कि डायफ्राम से नीचे के जो बॉडी ऑर्गन्स हैं, वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करके हार्ट में लाने वाली वेन कौन सी है? इंफीरियर वेना केवा है, ठीक है। तो इसके बारे में लिखेंगे कलेक्ट ब्लड फ्रॉम बॉडी ऑर्गन्स। और कौन कौन से बॉडी ऑर्गन से कलेक्ट करेगी बेटा? बिलो द डायफ्राम, ठीक है। यानी कि जो बॉडी ऑर्गन्स डायफ्राम के नीचे होंगे, ठीक है, वहाँ से कलेक्ट करके ला रही है इंफीरियर वेना केवा। अब ये सारा का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पहुँचेगा? राइट एट्रियम में। और राइट एट्रियम से ये पंप किया जाएगा कहाँ पर? राइट वेंट्रिकल में। लेकिन यहाँ पर, जहाँ पर एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में एक वॉल प्रेजेंट है, ठीक है। क्या है? एक वॉल प्रेजेंट है। तो यहाँ पर ध्यान दो, ये जो वॉल है बेटा, यहाँ पर इस तरीके से वॉल्व प्रेजेंट होते हैं, वॉल्व, जिसमें कितने कस्प हैं? 3 कस्प हैं, ठीक है। कस्प मतलब फ्लैप, ठीक है। कितने कस्प हैं? 3 कस्प होने की वजह से ही इसको क्या बोल देते हैं? ट्राई कस्पेड वॉल्व, ठीक है। ट्राई कस्पेड वॉल्व, समझ पा रहे हो? फिर ये ब्लड कहाँ पहुँचा? वेंट्रिकल में। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो ये ब्लड यहाँ से इस डायरेक्शन में मूव करेगा। वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट किया, तो ब्लड इस डायरेक्शन में मूव किया। और इसका क्या नाम है? इसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। ये है पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। आर्टरी का मतलब होता है कि ऐसी ब्लड वेसल जो हार्ट से ब्लड को दूर लेकर के जाएं, ठीक है। जो हार्ट से ब्लड को दूर लेकर के जाएंगी वो आर्टरीज हैं, और जो हार्ट में ब्लड लेकर के आएंगी यानी कि वेन है। वेन की स्पेलिंग जब लिखते हैं तो देखो कुछ इस तरीके से, VEIN, ठीक है। तो यहाँ से एक वर्ड उठाएंगे बेटा, IN, यानी कि इन। जो ब्लड वेसल्स हार्ट में आ रही हैं, यानी कि इन हो रही हैं, आ रही है ना हार्ट में, तो उनको क्या बोल देंगे? वेन। और जो यहाँ से ब्लड हार्ट से लेकर के दूर जा रही हैं, वो है आर्टरीज। समझ पा रहे हो? तो देखो ज़रा इधर ध्यान दो, यहाँ पर हमने क्या लिखा? पल्मोनरी आर्टरी। राइट एट्रियम में आया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ से पंप होकर राइट वेंट्रिकल आएगा।
फिर यहाँ से पंप होकर पल्मोनरी आर्टरी जाएगा, ठीक है। पल्मोनरी मतलब पल्मोन्स किसका नाम है, लंग्स का। तो ऐसी आर्टरी जो ब्लड को लेकर के लंग्स में जा रही हो उसको बोलेंगे पल्मोनरी आर्टरी। समझ पा रहे हो? तो लंग्स में क्यों जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर आने वाली है ऑक्सीजन, ठीक है। लंग्स में आने वाली है ऑक्सीजन। अब ब्लड को लेकर के पहुँचे, वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स को दे दी और लंग्स से क्या ले ली हमने, ऑक्सीजन ले ली। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से आ रहा है, ठीक है, आ रहा है, नाम पल्मोनरी ही होगा। लेकिन अभी मैंने बताया जो ब्लड वेसल हार्ट में इन होगी उसको बोलेंगे वेन, यानी कि लंग्स से लेकर हार्ट में इन होनी है, तो यहाँ पर नाम हो जाएगा पल्मोनरी वेन, ठीक है। दीज आर पल्मोनरी वेन्स। समझ पा रहे हो? अब पल्मोनरी वेन्स कैसा ब्लड लेकर के आ रही हैं, ऑक्सीजनेटेड। तो देखो ये यहाँ से यहाँ पर आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर जो लेफ्ट एट्रियम है, जो लेफ्ट एट्रियम है बेटा, वहाँ पर कैसा ब्लड होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और यहाँ पर भी जो एट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच की जो वॉल है, यानी कि यहाँ पर जो दीवार है, यहाँ पर भी प्रेजेंट होते हैं क्या, वॉल्व, जिसमें कितने कस्प हैं बेटा, 2 कस्प हैं, यानी कि 2 फ्लैप हैं। इसीलिए इसको बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल्व। समझ पा रहे हो इतना? इस वॉल्व की हेल्प से जब ये ओपन होगा तो ब्लड कहाँ आ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है। अब जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जब वेंट्रिकल क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ से ब्लड इस डायरेक्शन में मूव, ये इस डायरेक्शन में मूव होगा। समझ पा रहे हो? और ये क्या है, अ ग्रुप ऑफ आर्टरी, ये लेकिन इससे पहले ये आयोटा में जाएगा। किस में जाएगा, आयोटा में, ठीक है। तो यहाँ पर देखो रेड कलर से दिख रहा है ना, कैसा दिख रहा है, रेड कलर से, यानी कि ब्लड कैसा है बेटा, ब्लड है ऑक्सीजनेटेड, ठीक है। आयोटा में कहाँ से जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से, और पल्मोनरी आर्टरी में कहाँ से जाने वाला है, राइट वेंट्रिकल से। इतना क्लियर है, ठीक है। तो अब ज़रा देखो, यहाँ पर हमने वॉल्व्स पढ़े कि एक यहाँ पर है ट्राइकस्पिड और यहाँ पर है बाइकस्पिड, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि जब ब्लड राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में जा रहा होता है तो यहाँ पर भी प्रेजेंट होते हैं वॉल्व, ठीक है। और जब ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से अयोटा में जा रहा होता है तब भी प्रेजेंट होता है वॉल्व, ठीक है। इन सभी वॉल्व्स को आगे हम अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये हमने समझा 4 चैम्बर्स के बारे में, और हमने जाना कि किस चैम्बर में कैसा ब्लड है और कहाँ से कहाँ जा रहा है, ठीक है। बॉडी से कलेक्ट हुआ, वेना केवा और कोरोनरी साइनस की हेल्प से कहाँ पहुँचा, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लंग्स गया, ऑक्सीजन लाया, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, और दोबारा पूरी बॉडी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। समझ पा रहे हो इतना? अब यहाँ पर बात आती है हार्ट की, वॉल की, और यहाँ पर प्रेजेंट इसके नोडल टिश्यूज़ की और इसकी मसल्स की, और ये कुछ स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल रहे हैं रस्सी जैसे, धागे जैसे। समझ पा रहे हो? तो बेटा यहाँ पर देखो, ध्यान दो थोड़ा सा, ये जो वॉल्व है, ये जो वॉल्व है, ठीक है, ये क्या करता है, बैक फ्लो को रोकता है। कहाँ से, वेंट्रिकल से एट्रियम में। सेम चीज़ यहाँ पर भी होगी, वेंट्रिकल से एट्रियम में बैक फ्लो को रोकने के लिए क्या प्रेजेंट है, वॉल्व। अब बेटा ध्यान दो, एक चैम्बर है वेंट्रिकल, एक चैम्बर है एट्रिया। एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ब्लड धड़ 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 नीचे आएगा, और यहाँ पर सारा ब्लड वेंट्रिकल में, ठीक है। अब बात करें अगर ये वॉल्व ओपन रहे, इस तरीके से ओपन रहे, जैसे कि यहाँ से यहाँ ब्लड आ रहा था,
ठीक है। अब जब यहाँ पर होगा कॉन्ट्रैक्शन वेंट्रिकल्स का, तो क्या ये डर नहीं है कि जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड यहाँ जाने की बजाय वापस यहाँ भी जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है। क्लियर है ना? जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड को जाना तो था इधर, लेकिन अगर ये वॉल्व खुला रह गया तो ये ब्लड इधर भी वापस जा सकता है। ठीक है, तो इस वाली एंट्री को बेटा ध्यान देना, यहाँ पर ध्यान दो। ये वॉल्व जो ये एंट्री है उसको रोकने के लिए क्या होता है, ये वॉल्व धप से बंद हो जाता है। ठीक है, कैसा होता है? बंद हो जाता है, जिससे कि यहाँ पर अब ब्लड नहीं जा पाएगा, सीधा इधर ही जाएगा। आ रहा है समझ में इतना? ठीक है, तो यहाँ पर इसको देखो। अब यहाँ पर ध्यान दो कि ये जो कस्प हैं यानी कि फ्लैप्स हैं किसके? वॉल्व्स के, उनसे कुछ रस्सी की तरह स्ट्रक्चर्स जुड़े दिखाई दे रहे हैं। ये देखो, रस्सी की तरह कुछ स्ट्रक्चर्स जुड़े दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब इनका काम क्या है? ठीक है, अगर ये रस्सी की तरह स्ट्रक्चर ना हो तो क्या हो सकता है? देखो, एक चैम्बर था, कॉन्ट्रैक्ट किया, जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वॉल्यूम क्या होगा? कम होगा ना चैम्बर का। जब वॉल्यूम होगा कम तो देखो ये ऊपर की तरफ मूव करेंगी रस्सियाँ। ठीक है, और ये वॉल्व जो ओपन है ये धप से बंद हो जाएंगे। ठीक है, ये वॉल्व बंद हो जाएंगे। अब एक चीज़ यहाँ पर अप्लाई करो, अगर इन रस्सियों को काट दिया जाए, अगर इन रस्सियों को काट दिया जाए, ठीक है, तो क्या जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये वॉल्व बंद हो पाएंगे? नहीं बंद हो पाएंगे। ठीक है, यानी कि ये खुले रहेंगे और बैक फ्लो एट्रियम में हो जाएगा। सेम केस इस वॉल्व के लिए भी अप्लाई होता है। ठीक है, तो ये रस्सियाँ बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, ये रस्सियाँ बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और इनका नाम क्या है बेटा? कॉर्डे टेंडिनी। ठीक है, ये जो रस्सियाँ हैं इनका नाम है कॉर्डे टेंडिनी। ठीक है, ये कॉर्डे टेंडिनी दोनों साइड के वॉल्व्स को होल्ड करके रखते हैं। जैसे ही वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो तो ये ऊपर की तरफ ऐसे शिफ्ट होते हैं कॉर्डे टेंडिनी और यहाँ पर ये वॉल्व बंद हो जाता है। अगर इनको काट दें तो ये वॉल्व नहीं बंद हो पाएंगे और बैक फ्लो हो सकता है। समझ पा रहे हो? सकता क्या है? होगा ही। ठीक है, अब कॉर्डे टेंडिनी, अब ये जो इसकी वॉल है, हार्ट की जो वॉल है, ठीक है, वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। समझ पा रहे हो? लेकिन यहाँ पर देखो कुछ स्पेशल मसल्स हैं, कुछ स्पेशल मसल्स हैं ये जो ऊपर की तरफ उठी हुई नज़र आ रही हैं और किससे कनेक्ट है बेटा? कॉर्डी टेंडिनी से। इधर भी और इधर भी स्पेशल मसल्स हैं जो ऊपर की तरफ उठी हुई नज़र आ रही हैं और इनसे क्या कनेक्ट है? कॉर्डी टेंडिनी कनेक्ट है। ठीक है, तो जो स्पेशल मसल्स हैं जो कॉर्डी टेंडिनी से कनेक्ट हैं, इन मसल्स को नाम देते हैं पैपिलरी मसल्स। ठीक है, पैपिलरी मसल्स। और पैपिलरी मसल्स किसके कांटेक्ट में हैं? इन कांटेक्ट ऑफ कॉर्डी टेंडिनी। ठीक है, समझ पा रहे हो इतना? तो ये है कुछ जनरल स्ट्रक्चर किसका? हार्ट का। अब एक एक चैम्बर को, हार्ट की वॉल को, एक एक वॉल्व को और आर्टरीज और वेन्स को हमें क्या करना है? डिटेल में स्टडी करना है। ठीक है, तो यहाँ पर इतना सबको समझ में लगा, तो चलते हैं नेक्स्ट पे और बात करते हैं हार्ट की वॉल की। जैसा कि अभी पहले बताया कि जो हार्ट की वॉल है वो डिवाइडेड होती है। ठीक है, डिवाइडेड होती है कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में। ठीक है, आउटर जो सबसे है, जो एक बैग लेग स्ट्रक्चर है जिसको तुम बार बार चिल्लाते रहते हो, पेरिकार्डियम पेरिकार्डियम पेरिकार्डियम। ठीक है, उसके बीच में भी एक लेयर है
जिसमें मसल्स प्रेजेंट होती हैं बेटा, और उसको बोलते हैं मायोकार्डियम। और एक लेयर अंदर है जिसको क्या बोलते हैं, एंडोकार्डियम बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हार्ट की वॉल की बात की जाए तो यहाँ पर हम डिवीज़न करेंगे, और डिवीज़न करेंगे एज पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। ठीक है, एंडोकार्डियम। अब बात करें कि जो पेरिकार्डियम है वो कैसी है। पेरिकार्डियम बेटा एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, एक बैग लेग स्ट्रक्चर है, और इस पेरिकार्डियम की भी दो लेयर है, एक आउटर और एक इनर। जैसे लंग्स के केस में हमने पढ़ा था प्लूरा को कि एक आउटर लेयर थी और एक इनर लेयर थी, और उसके बीच में प्रेजेंट था बेटा फ्लूइड। सेम केस किसका है, पेरिकार्डियम का। इसमें भी एक आउटर लेयर है, एक इनर लेयर है, और इसके बीच में प्रेजेंट है फ्लूइड जिसको बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। और ये भी हार्ट के वर्क के दौरान क्या करता है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो जो बेटा पेरिकार्डियम है इसके भी दो पार्ट हैं, आउटर है और इनर है। ठीक है, इन दोनों के बीच में प्रेजेंट है पेरिकार्डियल फ्लूइड, और बेटा पेरिकार्डियल फ्लूइड क्या करता है, हेल्प इन रिडक्शन ऑफ फ्रिक्शन, रिडक्शन ऑफ फ्रिक्शन। समझ पा रहे हो। जबकि जो मायोकार्डियम है, मायो वर्ड से हमें क्या पता चलता है कि यहाँ पर बात किसकी हो रही है, मसल्स की। और हार्ट कैसा ऑर्गन है बेटा, मस्कुलर ऑर्गन, हमेशा कॉन्ट्रैक्ट करता रहता है, और कॉन्ट्रैक्ट करने की एबिलिटी किसमें है, मसल्स में। ठीक है, तो यहाँ पर जो मायोकार्डियम है ये होगी रिच इन मसल्स। ठीक है, रिच इन मसल्स। यहाँ पर बहुत सारी मसल्स होंगी, और कौन सी मसल्स, कार्डियक मसल्स। ठीक है, अब बारी आती है एंडोकार्डियम की। तो ज़रा पीछे चलते हैं और देखते हैं। तो बेटा यहाँ पर देखे हमने चैम्बर्स, तो ऐसी लेयर जो इन चैम्बर्स को लाइन कर रही है उसको क्या बोल दिया, एंडोकार्डियम। यानी कि यहाँ पर ब्लड ही तो भरा होगा ना, तो जो एंडोकार्डियम होगी वो ब्लड के डायरेक्ट कांटेक्ट में होगी। समझ पा रहे हो। तो एंडोकार्डियम क्या है, लाइंस द चैम्बर ऑफ हार्ट, चैम्बर्स ऑफ हार्ट। और जैसे कि हमने बताया हार्ट के चैम्बर्स को लाइन कर रही है, तो यानी ये ब्लड के डायरेक्ट कांटेक्ट में होगी। इज इन डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ ब्लड। ठीक है, तो ये बात किसकी हुई, हार्ट की वॉल की। सबसे बाहर वाली पेरिकार्डियम, फिर मायोकार्डियम एंड देन एंडोकार्डियम। ठीक है, अब बात करते हैं हार्ट के चैम्बर्स की। ठीक है, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं पीछे। कितने चैम्बर्स हैं बेटा ह्यूमन हार्ट में, 4 चैम्बर्स हैं। कितने हैं, 4 चैम्बर्स हैं। यहाँ पर ऐसे डिवाइड करेंगे, एट्रिया, और दूसरा कौन सा था बेटा, दूसरा था वेंट्रिकल्स थे। अब एट्रिया भी 2 अलग अलग, लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और राइट, या तो फिर इसे राइट और लेफ्ट लिखो, तभी साइड सही रहेगा दूसरे की फिजियोलॉजी के लिए। ठीक है, राइट और लेफ्ट। ठीक है, ऐसे ही वेंट्रिकल्स को भी हम डिवाइड करेंगे दोनों साइड के, राइट एंड बेटा कौन सा, लेफ्ट। ठीक है, तो अब 1 बाय 1 यहाँ पर देखो, जो राइट एट्रियम है और जो लेफ्ट एट्रियम है। ठीक है, अभी जब पढ़ा
कि जो राइट साइड ऑफ द हार्ट था, देखो राइट साइड ऑफ द हार्ट यानी कि राइट एट्रियम क्या रिसीव करेगा बेटा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और किससे रिसीव करेगा, सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा और कोरोनरी साइनस से। ठीक है, तो राइट के बारे में सबसे पहले लिखो, इट रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी वाया किसके द्वारा, सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा एंड कोरोनरी साइनस। समझ पा रहे हो? ठीक है, ये किसके बारे में बात हो रही है, राइट एट्रियम, और इसमें ब्लड कैसा है बेटा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक है, अब बेटा ध्यान दो कि ये जो राइट एट्रिया है ये ब्लड को कहाँ पंप करेगा, तो राइट वेंट्रिकल में। ठीक है, पंप द ब्लड टू राइट वेंट्रिकल। ठीक है, अब बात करेंगे लेफ्ट एट्रिया की। तो देखो जो लेफ्ट एट्रिया है बेटा, इसमें कैसा ब्लड दिख रहा है, ऑक्सीजनेटेड, और कहाँ से आया, पल्मोनरी वेन से। ऑक्सीजन कहाँ से लेकर के आया, पल्मोन्स यानी लंग से, तो किससे लेकर के आया, पल्मोनरी वेन से। ठीक है, तो देखो लेफ्ट एट्रिया क्या करेगा, रिसीव करेगा ब्लड को, इट रिसीव ब्लड फ्रॉम, अब यहाँ पर लिखा फ्रॉम बॉडी। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, फ्रॉम लंग्स। ठीक है, फ्रॉम लंग्स, और किसके थ्रू, वाया पल्मोनरी वेन। ठीक है, पल्मोनरी वेन, और लेफ्ट एट्रिया बेटा कहाँ पर ब्लड को पंप कर देगा, तो लेफ्ट वेंट्रिकल में पंप कर देगा। ठीक है, पंप ब्लड टू लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो ये किसके बारे में हुआ बेटा, ये हुआ एट्रिया के बारे में। अब नेक्स्ट पे चलेंगे, वेंट्रिकल की बात करेंगे, किसकी, राइट वाले की। अब देखो राइट जो वेंट्रिकल है ये रिसीव कर रहा है ब्लड किससे, राइट एट्रियम से, और पंप कर दे रहा है पल्मोनरी वेन में। ब्लड कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बारे में, इट रिसीव कैसा ब्लड बेटा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, किससे रिसीव करेगा, तो फ्रॉम राइट एट्रियम। ठीक है, रिसीव कर लिया, अब इनको पंप करना है, कहाँ पंप करेंगे बेटा, तो पल्मोनरी आर्टरी में पंप करेंगे। पंप ब्लड टू पल्मोनरी आर्टरी। आया समझ में? अब फिर आते हैं किस पे, लेफ्ट पे। तो देखो लेफ्ट वाला जो वेंट्रिकल है वो रिसीव करेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, किससे, लेफ्ट एट्रियम से, और पंप कर देगा आयोटा में। ठीक है, किस में पंप करेगा, आयोटा में पंप कर देगा। ठीक है, तो देखो इसके बारे में, इट रिसीव कैसा ब्लड बेटा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम, और कहाँ पंप करेगा बेटा, तो ये पंप करेगा आयोटा में। ठीक है, पंप ब्लड टू आयोटा। ठीक है, यहाँ पर भी ऑक्सीजनेटेड लिखना ज़रूरी है।
इट रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, तो ये हुआ किसके बारे में, चैम्बर्स ऑफ हार्ट। ठीक है, अब यहाँ पर जब वेंट्रिकल्स की बात करेंगे तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमें ये देखना है। ठीक है, तो देखो पिछले पे फिर चलते हैं। देखो बेटा, वेंट्रिकल्स की जब वॉल देख रहे हैं, ये पार्ट, ये है वॉल, तो देख रहे हैं कि एट्रिया से कैसी है, मोटी है, मोटी वॉल है, किसकी, वेंट्रिकल्स की। क्योंकि एट्रिया को ब्लड कहाँ पंप करना, यहाँ से सिर्फ यहाँ, लेकिन वेंट्रिकल्स को कहाँ करना है, लंग्स में और पूरी बॉडी में। अब बेटा देखो, जो वॉल देखो तो राइट वेंट्रिकल की थोड़ी मोटी है, लेकिन जो लेफ्ट वेंट्रिकल है बेटा, इसकी वॉल देखो, इसकी वॉल देखो ज़रा सा, कितनी मोटी वॉल है। ये देखो, ये कितनी मोटी वॉल है इसकी। तो यहाँ पर रीज़न देखो, जब ये वाला वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल पंप करेगा तो थोड़ा सा पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन होगा, क्योंकि कहाँ पहुँचाना है, लंग्स में। लंग्स क्या बहुत दूर हैं हार्ट से, नहीं, पास में ही है। ठीक है, तो यहाँ पर वॉल मायोमीट्रियम कैसी होगी, मायोकार्डियम। तो यहाँ पर जो वॉल है मायोकार्डियम, वो कैसी होगी, थोड़ी सी पतली होगी इन कंपैरिजन विद लेफ्ट वेंट्रिकल। और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है बेटा, इसको इतना पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन चाहिए कि पूरी बॉडी में ब्लड जा सके। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा मोटी वॉल कौन से चैम्बर की होगी, तो हमारा आंसर होना चाहिए लेफ्ट वेंट्रिकल, क्योंकि इसी को पूरी बॉडी में ब्लड पहुँचाना है। समझ पा रहे हो? तो यहाँ पर देखो, जो वेंट्रिकल्स हैं बेटा, जो वेंट्रिकल्स हैं, इनकी वॉल कैसी होती है, मोटी होती है। वॉल इज थिक देन एट्रिया। ठीक है, एट्रिया के कंपैरिजन में इनकी वॉल कैसी है, मोटी है। और दोनों वेंट्रिकल्स की भी अगर बात करें तो जो लेफ्ट वाला है इसकी कैसी होगी, थिकर होगी, थिकर वॉल। समझ पा रहे हो इतना? ये इम्पॉर्टेंट है और ये तुमको पता होना बहुत ज़रूरी है। अब नेक्स्ट पे चलो, अब बात करते हैं सेप्टम की। अब बात करते हैं सेप्टम की। तो यहाँ पर ज़रा सा ध्यान दो, यहाँ पर ज़रा सा ध्यान दो, और ये सेप्टम आगे चल के बहुत काम आने वाले हैं। सपोज बेटा हमने ऐसे बनाया 4 चैम्बर का हार्ट। अब सेप्टम का मतलब क्या है, डिवीज़न, दोनों को सेपरेट करने वाली एक वॉल। ठीक है, पूरा हार्ट बना लिया, अब इसमें हमें 4 चैम्बर बनाने हैं, तो एक सेप्टम ऐसे प्रेजेंट होगा, ठीक है, और एक सेप्टम ऐसे प्रेजेंट होगा। ठीक है, एक सेप्टम ऐसे, ये है एट्रिया, ये है एट्रिया, ये है वेंट्रिकल और ये है वेंट्रिकल। ठीक है, तो अब ज़रा यहाँ पर ध्यान दो, अब ज़रा यहाँ पर ध्यान दो, जो सेप्टम दोनों एट्रिया के बीच में है, जो सेप्टम दोनों एट्रिया के बीच में है, इसको बोलेंगे इंटर एट्रियल सेप्टम। इंटर एट्रियल सेप्टम बोल दिया। और जो सेप्टम दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में है, जो सेप्टम दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में है, उसको बोल देंगे इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, समझ पा रहे हो इस चीज़ को, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। अब ये तो हो गया एट्रिया एट्रिया के बीच, वेंट्रिकल वेंट्रिकल के बीच। अब एक सेप्टम ऐसा भी नज़र आ रहा है जो एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच है, तो इस सेप्टम को बेटा बोल देंगे एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, समझ पा रहे हो? और अब यहाँ पर बारी आती है वॉल्व्स ऑफ हार्ट। ठीक है, यानी कि अब हम पढ़ने वाले हैं वॉल्व्स को। तो अब ज़रा इधर ध्यान दे लो, फिर इसके साथ आगे बढ़ते हैं। तो देखो बेटा, ये जो सेप्टम है जो एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में है,
क्या बोल दिया, क्या बोल दिया, ऊपर जो एट्रिया, एट्रिया के बीच में है इंटर एट्रियल सेप्टम, और नीचे जो वेंट्रिकल, वेंट्रिकल के बीच में है वो इंटर वेंट्रिकुलर। अब एक सेप्टम इस तरीके से दिख रहा है, इसको बोल दिया, इसको क्या बोल दिया, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, यानी कि एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच, एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच, समझ पा रहे हो, एट्रियो वेंट्रिकुलर, ये एट्रिया एट्रिया के बीच, ये वेंट्रिकल वेंट्रिकल के बीच। इतना समझ में लगा। तो अब देखो आगे चल रहे हैं, अब बात करेंगे वॉल्व्स की। तो पहले यहाँ पे समझो, फिर इधर अलग से बताते हैं। यहाँ पे हमने सेप्टम पढ़ा ना, एट्रियो वेंट्रिकुलर। तो ये जो अभी पहले वॉल्व पढ़े थे, तो वो वॉल्व इसी सेप्टम में प्रेजेंट होते हैं। कौन से, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम में। समझ पा रहे हो। तो देखो इधर ध्यान दो, यहाँ पर ये जो पार्ट है, ये इतना इधर से और इतना इधर से, ठीक है, हमने मिटाया, और यहाँ पर अपन बनाएंगे वॉल्व। ये इसी वाले सेप्टम में प्रेजेंट होते हैं वॉल्व्स। क्या प्रेजेंट है, वॉल्व्स प्रेजेंट हैं। समझ पा रहे हो। दोबारा से नीचे बनाएंगे और देखेंगे। ये हो गए बेटा 4 चैम्बर, ये हो गया सेप्टम, और यहाँ पर प्रेजेंट हैं वॉल्व्स। किसमें, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम में। और जब बात की हमने राइट साइड की, तो कहा कि ये ट्राइकस्पिड है, ट्राइकस्पिड है। और जब बात की लेफ्ट साइड की, तो कहा बाइकस्पिड है। ठीक है, फिर भी अगर भूल जाओ तो यहाँ पर एक ट्रिक है, ट्रिक का नाम है लैब और ट्रिक का नाम है रैट। ठीक है, ट्रिक का नाम है लैब रैट। यहाँ से कैसे याद रखोगे, जो लेफ्ट एट्रिया है, यानी कि जो लेफ्ट एट्रिया है उसमें वॉल्व कैसा है, लेफ्ट एट्रिया बाइकस्पिड वॉल्व, राइट एट्रिया ट्राइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, तो ऐसे करके आप याद रख सकते हो अगर आप भूल गए हैं। समझ पा रहे हो। तो ये हुई बात वॉल्व्स की। तो यहाँ पर वॉल्व्स बेटा कितने प्रकार के हैं, 2। अब एक नई चीज़ आने वाली है और उसके लिए अपने आप को तैयार रखो। एक टाइप के वॉल्व तो ये पढ़े हमने, कौन से, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। और एट्रियो वेंट्रिकुलर में बेटा कितने टाइप के, 2 टाइप के, ट्राइकस्पिड, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड। ठीक है, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड। ट्राइकस्पिड किधर होंगे, राइट एट्रिया के पास, और बाइकस्पिड किधर होंगे, लेफ्ट एट्रिया के पास। और इन दोनों का फंक्शन बेटा क्या होगा, प्रिवेंट द बैक फ्लो। दोनों का ही फंक्शन होगा प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड, ऑफ ब्लड इनटू एट्रिया, इनटू एट्रिया, और कहाँ से, वेंट्रिकल्स से, फ्रॉम वेंट्रिकल्स। आया समझ में। ये बात हुई इन दोनों वॉल्व्स की। अब दूसरे टाइप के वॉल्व्स मैंने पहले भी बताया था। देखो यहाँ पर जब डिस्कस कर रहे थे तो यहाँ पर बताया था ना बेटा कि ये भी वॉल्व है जो ब्लड को कहाँ पर गार्ड करेगा, जब ब्लड राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में जा रहा होगा। और एक ये वॉल्व है जो कहाँ पर गार्ड करेगा, जब ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से अयोटा में जा रहा होगा। तो इन दोनों वॉल्व्स को बोलते हैं सेमी ल्यूनार वॉल्व्स। ठीक है, सेमी ल्यूनार वॉल्व्स। तो एक तो हो गए एट्रियो वेंट्रिकल, अब दूसरे हो गए सेमी ल्यूनार वॉल्व। ठीक है,
सेमी ल्यूनार वॉल्व में भी दो हैं, एक है पल्मोनरी वॉल्व जो क्या करेगा, पल्मोनरी आर्टरी से बैक फ्लो को रोकेगा, कहाँ पर, वेंट्रिकल में। और एक हो जाएगा आयोटिक वॉल्व जो आयोटा से बैक फ्लो को रोकेगा वेंट्रिकल में, ठीक है, आयोटिक वॉल्व, ठीक है। अब यहाँ पर इन दोनों के फंक्शन अलग अलग लिखने होंगे। ये कहाँ से कहाँ जाने के लिए रोकेगा, पल्मोनरी आर्टरी से कहाँ जाने के लिए, वेंट्रिकल में। प्रिवेंट ब्लड बैक फ्लो फ्रॉम pulmonary artery to right ventricle, जबकि इधर ये क्या करेगा, प्रिवेंट बैक फ्लो फ्रॉम aorta टू लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। यानी कि कहीं से किसी भी टाइप का ब्लड का बैक फ्लो नहीं होगा, हर जगह गार्ड लगे हुए हैं, यानी कि वॉल्व्स लगे हुए हैं। समझ पा रहे हो। इसके अलावा बेटा दो टाइप्स के और वॉल्व हैं जो तुम पढ़ सकते हो। सबसे पहला यहाँ पर ध्यान दो, जो कोरोनरी साइनस है और इंफीरियर वेना केवा है, वहाँ पर कोरोनरी साइनस पर एक वॉल्व है, कोरोनरी साइनस पर एक वॉल्व है जिसका नाम है थिबेशियस वॉल्व, और दूसरा वॉल्व कहाँ पर है, इंफीरियर वेना केवा पर है, इंफीरियर वेना केवा पर है, जिसका नाम क्या है बेटा, यूस्टेशियन वॉल्व, ठीक है। ये वॉल्व आपको याद रखने हैं और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसमें, ब्लड के बैक फ्लो को प्रिवेंट करने में, ठीक है। तो अब ज़रा हम नेक्स्ट पे चलेंगे और देखेंगे कि क्या हुआ। तो देखेंगे नेक्स्ट पे, नोडल टिश्यू ऑफ द हार्ट, वेरी इम्पॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दो ज़रा, नोडल टिश्यू क्या है। नोडल टिश्यू एक ऐसा ग्रुप ऑफ मसल है बेटा जो कि क्या हो गया, मॉडिफाई हो गया। नॉर्मल मसल कैसी होती है हमारी बॉडी में, जब उन्हें बाहर से स्टिमुलस मिलेगा तब वो क्या करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट करेंगी और देन रिलैक्स हो जाएंगी। फिर स्टिमुलस मिला, फिर कॉन्ट्रैक्ट की, देन फिर रिलैक्स। लेकिन हार्ट में कुछ ग्रुप ऑफ मसल्स हैं, कुछ ग्रुप ऑफ टिश्यू है, किसका, मस्कुलर टिश्यू, जो कि हो गया मॉडिफाई, और इन्होंने बोला कि अब हमें बाहर से स्टिमुलस की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और इन्होंने कहा कि हम अपनी एक्साइटेबिलिटी अपने आप जनरेट करेंगे, ठीक है, ऑटो एक्साइटेबिलिटी, समझ पा रहे हो। तो एक ग्रुप ऑफ मसल्स है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन के लिए, जिसको हम बोलते हैं एसए नोड, ठीक है। और सेकेंड ग्रुप ऑफ टिश्यू है जो कि है एवी नोड, समझ पा रहे हो। तो एसए नोड और एवी नोड इस तरीके से दो टिश्यूज़ हैं, कहाँ पर, हार्ट में। अब देखो बेटा ये दोनों टिश्यूज़ कहाँ पर प्रेजेंट हैं, तो हम देख रहे हैं कि ये दोनों टिश्यूज़ राइट एट्रियम में हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनकी लोकेशन को लेकर के, ठीक है। ऐसे नोड यानी कि साइनो एट्रियल नोड, एट्रियल वर्ड क्या बता रहा है कि ये एट्रिया में है, किस में है, राइट एट्रियम में। अब देखो कॉर्नर कौन सा है, अपर यानी कि ऊपर की साइड में है और राइट साइड में, ठीक है। यानी कि जो साइनो एट्रियल नोड है ये बेटा कहाँ प्रेजेंट है, अपर राइट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम, ठीक है। जब बात की एवी नोड की,
तो इसके बारे में हम क्या कहेंगे, ये क्या है, लेफ्ट कॉर्नर है ना, किसका, राइट एट्रियम का, और कहाँ है, नीचे, यानी कि लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम। ठीक है, यहाँ से लोकेशन से बहुत ज़्यादा सवालों को घुमा घुमा कर पूछा जाता है। ठीक है, अब यहाँ से एक बंडल ऑफ मस्कुलर टिश्यू ओरिजिनेट होता है, जिसको क्या बोलते हैं, एवी बंडल, यानी कि एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल। अब देखो वेंट्रिकल कहाँ से आ गया, ये सेप्टम बेटा है ना, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। अब जब यहाँ से बंडल निकलेगा और यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर एट्रिया का भी इन्वॉल्वमेंट और वेंट्रिकल का भी इन्वॉल्वमेंट, इसीलिए क्या कह दिया, एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल। अब यहाँ पर ये बाहर आता है, इमर्ज होकर के इधर आया, और ये सेप्टम हमने पीछे कौन सा पढ़ा, इंटर यानी कि बिटवीन, और किसके बीच में है बेटा, वेंट्रिकल्स के बीच में, यानी कि इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। यहाँ पर ये बंडल इस तरीके से डिवाइड होता है दो ब्रांचेस में। ये यहाँ पर जब बाहर आया डिवाइड होकर, तो इसी को कह देंगे बंडल ऑफ हिस। ठीक है, और ये इसकी लेफ्ट ब्रांच किसकी, बंडल ऑफ हिस की, और इसकी राइट ब्रांच। ये पूरा नीचे तक आएंगे, नीचे तक आएंगे, और ये जाएगा पूरे लेफ्ट वेंट्रिकल को लाइन करेगा, ये जाएगा पूरे राइट वेंट्रिकल को लाइन करेगा, और यहाँ पर इससे छोटे छोटे फाइबर्स निकलते हैं बेटा, जो किसमें हेल्प करेंगे, पूरे वेंट्रिकल को एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करेंगे। समझ पा रहे हो, इन फाइबर्स का फ़ायदा क्या है, यहाँ से सिग्नल आता, यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ, फिर धीरे धीरे करके पहुँचता, लेकिन ये फाइबर्स पूरे वेंट्रिकल्स को घेरे हुए हैं, यानी कि एकदम से सिग्नल जाए और पूरे वेंट्रिकल पर ट्रांसमिट हो, और पूरा वेंट्रिकल एक साथ स्ट्रांगली क्या करे, कांटेक्ट करे। समझ पा रहे हो, तो इन फाइबर्स को बेटा क्या कह देते हैं, पुरकिंजे फाइबर्स, पुरकिंजे फाइबर्स। ठीक है, तो अगर बेसिकली बात की जाए तो कितने नोडल टिश्यू हो गए, एसे नोड, एबी नोड, बंडल ऑफ हिस और पुरकिंजे फाइबर्स। समझ पा रहे हो, तो इन्हीं को सभी को कलेक्टिवली हम क्या बोल देते हैं, नोडल टिश्यू। अब ये जो नोडल टिश्यू है, जैसे कि हमने बताया, कुछ ग्रुप ऑफ मसल्स हैं जो मॉडिफाई हो गई हैं ऑटो एक्साइटेबिलिटी के लिए। समझ पा रहे हो, इन्हें बाहर से स्टिमुलस की कोई ज़रूरत नहीं है, और अगर इन सभी नोडल टिश्यूज़ में सबसे पावरफुल स्टिमुलस की बात करें तो वो है एसे नोड। समझ पा रहे हो, इसीलिए इसको बोलते हैं पेस मेकर ऑफ द हार्ट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, पेस मेकर ऑफ द हार्ट। तो अब यहाँ पर ध्यान दो, कितने नोडल टिश्यू हैं बेटा, 4 हैं। सबसे पहला हम लिखेंगे एसे नोड, एस ए नोड, यानी कि साइनो एट्रियल नोड। कहाँ पर प्रेजेंट है, प्रेजेंट एट द अपर राइट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम। ठीक है, प्रेजेंट एट अपर राइट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम। ठीक है, ये क्या करता है, ये क्या करता है, इम्पल्सेस जनरेट करता है। इम्पल्सेस मतलब एक सिग्नल जो कि कॉन्ट्रैक्ट कराएगा दूसरी मसल को। समझ पा रहे हो, नर्व इम्पल्स, ये इम्पल्स जनरेट करता है, और कितनी, 1 मिनट में लगभग 70 से 75, यानी कि 70 to 75 कैन जनरेट 70 to 75 impulses पर मिनट। ठीक है,
और इसी वजह से जो ऐसे नोड है ये 70 से 75 इम्पल्स जनरेट करता है और यही आगे कनेक्ट होगा किससे जा कर के, हार्ट बीट से। समझ पा रहे हो, जितनी बार इम्पल्स आई उतनी बार हार्ट कांटेक्ट करा, और जितनी बार हार्ट कांटेक्ट करा उसी को बोल देते हैं बाद में हार्ट बीट। और हार्ट बीट कितनी होती है नॉर्मली, 72 टाइम्स। तो 70 से 75 के बीच में ही तो आ रहा है ना बेटा, ठीक है। इसी वजह से ऐसे नोड को क्या कहते हैं, पेस मेकर ऑफ द हार्ट। और यही है रिस्पॉन्सिबल किसके लिए, ऑटोमेटिक रिदमिसिटी ऑफ हार्ट। समझ पा रहे हो, ये किसके बारे में हुआ, ऐसे नोड के बारे में। अब दूसरा कौन सा था बेटा, दूसरा था एवी नोड। ये भी क्या कर सकता है, जनरेट कर सकता है इम्पल्स, लेकिन कितने बार, सिर्फ 40 से 45 टाइम पर मिनट, जो कि सफिशिएंट नहीं है, ठीक है। अब एवी नोड से ही क्या निकलता है, एक बंडल। क्या निकलता है, एक बंडल। अब एवी नोड कहाँ पर है, लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम, ठीक है। अब तीसरा कौन सा है, यहाँ से निकला एक बंडल जिसको क्या बोला, एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल या फिर बंडल ऑफ हिस, ठीक है, बंडल ऑफ हिस। ये कहाँ से इमर्ज होता है, तो ये इमर्ज होता है एट एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम एंड डिवाइड। अब देखो बेटा, यहाँ से निकला और डिवाइड हो गया, कौन से सेप्टम में डिवाइड हुआ, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम में, एंड डिवाइडेड इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम कितनी ब्रांच में, इन 2 ब्रांच, एक लेफ्ट और दूसरी राइट, ठीक है। ये हुए 3। अब चौथा कौन सा होगा, चौथा है पुरकिंजे फाइबर्स। चौथा कौन सा है बेटा, पुरकिंजे फाइबर्स है, ठीक है। इन सभी के पास होती है ऑटो एक्साइटेबिलिटी। क्या होती है, ऑटो एक्साइटेबिलिटी, यानी कि इन्हें दूसरे कहीं से इम्पल्स की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये जो नीचे के 3 नोडल टिश्यू हैं, इनकी जो इम्पल्स जनरेट करने की पावर है ये बहुत कम होती है, सबसे ज़्यादा ऐसे नोड की है। तो इसी को हम बोलते हैं पेसमेकर ऑफ द हार्ट, और यही रिस्पॉन्सिबल है ऑटोमेटिक रिदमिसिटी के लिए। समझ पा रहे हो, एवी नोड उससे कम, उससे कम, उससे कम, समझ पा रहे हो, लेकिन कर सभी सकते हैं, इसीलिए सबको कलेक्टिवली बोल दिया नोडल टिश्यू। समझ में आया। अब ऑटोमेटिक रिदमिसिटी क्या है, हार्ट बेटा ह्यूमन का कैसा है, मायोजेनिक है। कैसा है, मायोजेनिक है। और मायोजेनिक हार्ट कौन सा होता है, जिसकी रिदमिसिटी या फिर जिसका कॉन्ट्रैक्शन मसल्स पर डिपेंड हो। और अभी बताया ऐसे नोड क्या है, मॉडिफाई मसल है, यही जनरेट करता है इम्पल्स और हार्ट करता है कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि नर्वस सिस्टम से इसका कोई डायरेक्ट लेना देना नहीं है। समझ पा रहे हो। तो मायोजेनिक हार्ट को अगर बॉडी से बाहर भी निकाल दिया जाए बच्चों तो वो धड़कता रहता है। समझ पा रहे हो। तो ह्यूमन हार्ट कैसा है, मायोजेनिक है, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन किस पर डिपेंड करेगा, कॉन्ट्रैक्शन डिपेंड ऑन नोडल टिश्यू, यानी कि ऐसे नोड, ठीक है। और ऐसे नोड की हेल्प से क्या करता है, ये ऑटो एक्साइटेबल इसका नेचर है और एक रिदम में कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता जाता है। समझ पा रहे हो।
ये किसकी बात हुई? ऑटोमेटिक रिदमिसिटी, यानी कि अगर ह्यूमन हार्ट को बॉडी से बाहर निकाल दिया जाए तो भी वो कॉन्ट्रैक्ट करता रहेगा, लेकिन हार्ट के लिए अपनी ब्लड सप्लाई होना ज़रूरी है। समझ पा रहे हो इतना? ठीक है। और यहाँ पर हम देखेंगे नेक्स्ट में कि जो मसल्स हैं हार्ट की जो मसल्स हैं वो कभी थकती क्यों नहीं है। ठीक है, जब से हमने जन्म लिया और जब तक हमारी डेथ नहीं हो जाएगी तब तक हार्ट बिना रुके ब्लड को पंप करता रहता है। ठीक है, तो जब हम एक्शन पोटेंशियल पढ़ते हैं तो वहाँ पर पढ़ते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड। ठीक है, जिसमें एब्सोल्यूट और रिलेटिव पढ़ते हैं। समझ पा रहे हो? तो रिफ्रैक्टरी पीरियड जो होता है, जैसे कि अगर हम बात करें एक्शन पोटेंशियल की, तो कुछ इस तरीके से ऐसे करके पीक्स आती हैं। ठीक है, पीक आती है ना, यहाँ से दिया एकदम से स्टिमुलस और एकदम से चैनल खुले और इस तरीके से पीक आई। और फिर एक पढ़ा था रिफ्रैक्टरी पीरियड कि जब सारे चैनल्स ओपन होते हैं उस दौरान कितना भी पावरफुल स्टिमुलस दो, यहाँ पर रिस्पॉन्स जनरेट नहीं होगा, उसको बोल दिया रिफ्रैक्टरी पीरियड। फिर आगे पढ़ा हमने रिलेटिव कि उसमें अगर पहले स्टिमुलस से ज़्यादा पावरफुल स्टिमुलस दिया जाए तो रिस्पॉन्स जनरेट हो सकता है। रिफ्रैक्टरी पीरियड को बेसिकली हम कह सकते हैं कि ये है टाइम ऑफ रेस्ट, ये है टाइम ऑफ रेस्ट। अब सपोज तुमने दौड़ना शुरू किया और तुम दौड़ते चले जा रहे हो। ठीक है, एक के बाद एक स्टिमुलस दे रहे हो, किसको? अपने पैरों की मसल्स को। ठीक है, उनके पास रेस्ट करने का टाइम नहीं है। समझ पा रहे हो? एक पैर उठाया, दूसरा पैर उठाया, तीसरा, और ये बार बार एक के बाद एक स्टिमुलस क्या कर रहे हो? देते चले जा रहे हो। यहाँ पर रेस्ट नहीं मिल रहा है बच्चों। ठीक है, रिफ्रैक्टरी पीरियड यानी कि मसल्स के बीच में जो एक्शन पोटेंशियल है वहाँ पर पीरियड ऑफ रेस्ट कैसा है? बिल्कुल कम है या फिर ना के बराबर। तो एक समय पर क्या होगा? तुम्हारे पैर की मसल्स थक जाएंगी और वो कहेंगी भैया बस, और तब भी अगर तुम नहीं माने तो वो काम करना बंद कर देंगी और तुम गिर पड़ोगे। समझ पा रहे हो? लेकिन हार्ट के केस में बेटा ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक है, यहाँ पर इनका जो रिफ्रैक्टरी पीरियड है यानी कि रेस्टिंग टाइम अगर हम कह सकते हैं तो वो थोड़ा ज़्यादा होता है। एक स्टिमुलस आया, फिर रिफ्रैक्टरी पीरियड, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। तो ये देखो यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो रिफ्रैक्टरी पीरियड बेटा एक्शन पोटेंशियल के बीच में कैसा है? थोड़ा सा ज़्यादा है। समझ पा रहे हो इस चीज़ को? तो ये रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या अलाउ कर रहा है बेटा? ये अलाउ कर रहा है कि जो हार्ट की मसल्स हैं वो रिलैक्स कर सकती हैं थोड़े लंबे समय के लिए, और यही रिस्पॉन्सिबल है कि वाई द मसल्स ऑफ हार्ट डू नॉट गेट टायर्ड, और इसीलिए वो जीवन में थकती नहीं है बच्चों। समझ पा रहे हो इस चीज़ को? तो यहाँ पर लिखो ज़रा सा, 2-4 पॉइंट हम इसके बारे में इम्पॉर्टेंट हैं और उनको लिखेंगे। यानी कि रिफ्रैक्टरी पीरियड, रिफ्रैक्टरी पीरियड is longer between action potentials, यानी कि एक स्टिमुलस दिया और उसके बाद दूसरा स्टिमुलस जब आएगा उसके बीच का जो पीरियड है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। इसलिए मसल्स क्या करती हैं? डू नॉट गेट टायर्ड और फैटिग, और ये है continuous responsible for continuous rhythmicity। ठीक है, rhythmicity। अब बात आती है ब्लड वेसल्स की, और जब हमने पहले हार्ट पढ़ा तो भी देखा कि ब्लड वेसल्स, यहाँ पर हमने बात की आर्टरीज और वेन्स की। तो देखो बेटा यहाँ पर बताया था जो वेसल्स
हार्ट से ब्लड को दूर लेकर के जा रही हैं, ब्लड को दूर लेकर के जा रही हैं, उनको क्या बोल देंगे, आर्टरीज। और जो हार्ट में इन हो रही हैं, एक ट्रिक बताई थी ना, इन, उनको क्या बोल देंगे, वेन्स बोल देंगे। समझ पा रहे हो? तो यही दो टाइप्स की ब्लड वेसल्स हैं बेटा, जो पूरी बॉडी और हार्ट के बीच में ब्लड सर्कुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। समझ पा रहे हो यहाँ पर? तो देखो, एक हो गई बेटा आर्टरीज और दूसरी हो गई वेन्स। अब यहाँ पर इनकी वॉल में थोड़ा सा डिफरेंस है। जो आर्टरीज हैं बेटा, ये होती हैं थिक वॉल्ड, जबकि वेन्स की वॉल कैसी होती है, कंपैरेटिवली थिन होती है, थिन वॉल्ड। ठीक है, समझ पा रहे हो? अब आर्टरीज के बारे में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बेटा, कि ये क्या करती है, टेक अवे द ब्लड फ्रॉम हार्ट, टेक अवे द ब्लड फ्रॉम हार्ट। ठीक है, अब जब वेन्स क्या करेंगी, वेन्स लाएंगी ब्लड को, टेक द ब्लड इनटू द हार्ट। समझ पा रहे हो इतना? तो यहाँ पर ध्यान दो ज़रा, जो आर्टरीज हैं ब्लड को दूर ले जा रही हैं, लेकिन आर्टरीज के केस में ध्यान रखो कि इनमें होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन जो पल्मोनरी आर्टरी है उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है बेटा। ठीक है, हैव ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन किसको छोड़कर, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। और बेटा बॉडी की सबसे बड़ी आर्टरी कौन सी है, आयोटा, लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ द बॉडी इज आयोटा, आयोटा। ठीक है, अब वेन्स पर आ जाते हैं। यहाँ पर हमने कहा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है सभी में, किसको छोड़कर, पल्मोनरी आर्टरी को छोड़कर। तो जब वेन्स की बात करेंगे तो यहाँ पर कहेंगे कि सभी वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, किसको छोड़कर, पल्मोनरी वेन को छोड़कर। ठीक है, हैव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट, किसको छोड़कर, पल्मोनरी वेन। और बेटा बॉडी की जो लार्जेस्ट वेन है, जो बॉडी की लार्जेस्ट वेन है वो है वेना केवा। और कौन सी वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा। ठीक है, तो आज हमने बेटा डिस्कस किया ह्यूमन हार्ट को, जिसमें हमने सभी चैम्बर्स को, सेप्टम को, वॉल्व्स को, और उसके साथ ही हम लोगों ने डिस्कस किया ब्लड वेसल्स को। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे और अपने आगे के टॉपिक्स को पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक आप पढ़िए और रिवाइज करिए। थैंक यू।